हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो है साइंस। इसमें हम बायोलॉजी से शुरू करेंगे, कुछ टॉपिक बायो के करेंगे, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री साथ साथ हम सभी को कंप्लीट कर लेंगे। और एचएसएससी में सबसे ज़्यादा तो बायो ही आती है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम जो सेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बायो होती क्या है वो देखेंगे। साइंस है वो 3 कैटेगरीज में बटी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री है जो वो भी फर्दर डिवाइडेड है, ऐसे ही बायोलॉजी है वो भी डिवाइडेड है। वैसे तो बायो के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी होता है, एग्रीकल्चरल बायोलॉजी होता है, पर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइंस है उसके 2 ही पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो चलो शुरू करते हैं। सजीवों का अध्ययन है उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। सजीव मतलब बायोलॉजिकल स्टडी होती है जो ह्यूमंस की, उसको हम वो बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु को माना गया है, ठीक है। और जूलॉजी है उसके जनक भी अरस्तु को ही माना गया है। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। अब जूलॉजी है उसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। देखो ऐसे याद कर लो, जू मीन्स जंतु, तो जूलॉजी है उसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ऐसे ही बॉटनी है जो उसमें हम एनिमल मतलब प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम पौधों का अध्ययन करते हैं। अब जूलॉजी है उसका जनक भी हम अरस्तु को मानते हैं, और बायोलॉजी है उसका जनक भी हम अरस्तु को मानते हैं, और बॉटनी है उसके जनक है थियोफ्रेस्टस। इनका नाम थोड़ा अजीब सा है, 1-2 बार हम याद करेंगे तो हो जाएगा। बॉटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस। अब जीव विज्ञान का नाम है वो लेमार्क ने दिया था। थियोफ्रेस्टस है, इनकी एक बुक है हिस्टोरिया प्लांटेनम, इसमें इन्होंने प्लांट्स का जिक्र किया है, ये इसीलिए इनको बॉटनी का जनक माना गया है। तो ये इनकी बुक है, ये भी याद करना इम्पोर्टेंट है। ये हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये इसमें सारी प्लांट्स की बातें हैं। अब हम कोशिका है, ये एक नया टॉपिक है। सेल विच इज़ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी जीव है उसकी फंडामेंटल यूनिट है। जैसे अगर हम एक इमारत की बात देखें या कोई बिल्डिंग है तो वो किससे बनी होती है? ईंटों से ही बनी होती है। एक एक ईंट जोड़कर ही पूरा मकान बनता है। ऐसे ही हमारी जितनी छोटी से छोटी सेल से लेकर जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, चाहे कितना भी बड़ा हो, वे सभी सेल से ही बने होते हैं। इसलिए हम सेल को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का एक अध्ययन है जो उसको साइटो बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, सेल मीन्स साइटो, साइटो सेल, सेल का मतलब ही साइटो होता है। कोशिका है जो वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब देखो ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं जब ऊतक बनता है। ऊतक क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारा ऊतक बनता है। अब बॉडी पार्ट्स बनते हैं, ऊतक हैं जो वे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो पूरा बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। फिर बॉडी पार्ट्स से ऑर्गन्स बनते हैं और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। कंप्लीट बॉडी बन जाती है हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट से, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ये सभी सेल से ही बने हुए हैं, तो इससे हमारी कंप्लीट बॉडी बन जाती है। अब प्रत्येक जीवधारी का शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जो 1665 में खोज की थी ना रॉबर्ट हुक ने, वो एक डेड सेल थी, ठीक है। इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सेल की खोज की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। अब रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने अपनी खोजों का वर्णन है माइक्रोग्राफिया पुस्तक है ये, इसमें किया है। एक माइक्रोग्राफिया, ये याद रखना। जीवित कोशिका है जो उसकी खोज सबसे पहले 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक इन्होंने की थी।
इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की थी, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने, ये भी याद रखना। देखो जो वो था 1665 में रॉबर्ट हुक, उन्होंने तो डेड सेल की खोज की थी, और लिविंग सेल की खोज सबसे पहले 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी का पिता। शैलेंडर शेवोन ने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बताया था, शैलेंडर और शेवोन ने, कि जो कोशिकाएं हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। मतलब जैसे अगर हम एक सेल नई बनानी है तो जो पहले से ही सेल है उसको डिवाइड करके हम नई सेल बनाएंगे, इन्होंने ये बताया था। इन्होंने ये कहा था कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिकाएं शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, जो कि एक बैक्टीरिया है, ये माइकोप्लाज्मा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका वो स्तुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, ये गैमेटिक सेल हैं, जो भी अंडे होते हैं, अवम है, स्पर्म है, ये सारे सिंगल सेल्ड होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र की है, जिसे स्नायु कोशिका कहते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है स्पर्म और ओवम, और मानव की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। ये रहा, ओवम है वो सबसे बड़ी कोशिका, स्पर्म है वो सबसे छोटी कोशिका। अब तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं किया जा सकता, मतलब जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उनमें डिवीज़न नहीं हो सकता, इसीलिए वो अगर उनमें चोट लग जाती हैं तो वो ठीक नहीं होती, क्योंकि वे नई डिवाइड नहीं हो सकती, उतनी ही रहता है उनका नंबर। तो अगर उनमें कोई डैमेज हो जाता है तो मतलब बहुत खतरा होता है, इसीलिए अगर सिर में चोट लग जाती है तो इंसान की जल्दी मौत हो जाती है, ये बताया इसमें। और हमारी जो लीवर सेल है उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, जो यकृत होता है। तो जैसे हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि लीवर है एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, जो मतलब विभाजन कर सकता है कोशिकाओं का और नई कोशिकाएं जल्दी बना सकता है। तो हम एक लीवर है उसके 2 टुकड़ों में डिवाइड करके और फिर दूसरे इंसान में यूज़ कर लेते हैं, ऐसे होता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। अब ये प्रोटोप्लाज्म है, जैसे कोई भी चीज़ है वो हमें टाइट रखनी है तो उसके अंदर हम कुछ तो फिल करेंगे ना, तो ऐसे ही जो सेल है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म वो फिल होता है। इसकी खोज है पुरकिंजे ने की थी, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। यह तरल गाढ़ा पदार्थ है। हेक्सले ने इसे जीव का भौतिक आधार बताया। इसकी जैविक क्रिया इसे जैव द्रव के अंदर होती है। जो हमारी सेल है उसमें 80% है वो पानी होता है, और इसके 2 भाग होते हैं प्रोटोप्लाज्म के, एक कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रिका द्रव्य होता है। देखो जैसे एक हमारी ये सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है जिसे हम केंद्रक बोलेंगे। तो कोशिका है उसके अंदर तो कोशिका द्रव्य होता है, और जो हमारा केंद्रक है उसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, क्रोमोसोम, वे हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सारे। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल सेफ रहता है वो किसके अंदर रहता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर रहता है, केंद्रक के अंदर रहता है। अब कोशिका द्रव्य है, कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर उसमें कोई फ्लूइड भरा नहीं होगा तो वो सिकुड़ जाएंगी और डेड हो जाएंगी। कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, जो आउटर लेयर होती है। देखो जैसे ये सेल हो गई, अब इसकी एक आउटर लेयर होती है, इसको ये अंदर वाली तो सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये आउटर है जो इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल है वो प्लांट्स में मिलती है, एनिमल्स में नहीं मिलती, ये याद रखना आप। तो ये सेल वॉल है, ये सेलुलोज की बनी होती है। देखो सेल और सेलुलोज सेम वर्ड है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये केवल पादपों में पाया जाता है, देखो ये लिखा हुआ। यह पेड़ पौधों को जीवाणु एवं पादप होता है। इसकी कोशिकाएं भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अच्छा, जो जीवाणु है
मतलब बैक्टीरिया, उसकी कोशिकाएं बिकती हैं, वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब कवक है, उसकी भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये अलग अलग की बनी होती है, जैसे हमारी है प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फिर बैक्टीरिया की है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक है उनकी काइटिन की बनी होती है। देखो इजीली याद कर सकते हैं इनको, तो कैसे कवक और कैसे काइटिन, है ना, तो इजी ही है ये। या जंतु और सेल मेम्ब्रेन है, आगे सेल मेम्ब्रेन है वो सभी में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरियाज हो, एल्गी हो, फंजाई हो, सभी में सेल वॉल पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल्स में एब्सेंट होती है, इसको याद रखना। सेल वॉल है वो जंतु और पादपों दोनों में पाई जाती है। कोशिका के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होते हैं, जैसे कि ये हमारी सेल वॉल होगी, इसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वे इसमें उसके अंदर ही मिलते हैं सेल वॉल के। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। अर्धपारगम्य मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं इसको, मतलब कुछ चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं और कुछ इसके अंदर नहीं आ सकती। अब नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी 2 लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये याद रखना, ठीक है। जैसे प्लांट्स की सेल है उसकी 2 लेयर होती है ना, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और दूसरी सेल वॉल, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेन फंक्शन होता है पावर देना, एटीपी की फॉर्मेशन करना। स्लटमैन है जो अल्टमैन है उसने खोज की थी इसकी। ऑक्सीशोषण होता है इसमें, मतलब ये ऑक्सीजन का यूज़ करके एटीपी बनाती है। क्रैब चक्कर चलता है इसमें, ठीक है, क्रैब साइकिल, इसके फलस्वरूप एटीपी बनता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। एटीपी प्लस ग्लूकोज इनकी फॉर्मेशन होती है इसमें और हमें ऊर्जा मिलती है इससे, ठीक है। इसी कारण कोशिका को पावर हाउस या शरीर का शक्तिगृह बोलते हैं। देखो इसका बस आपको इतना याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो ये बात तो हमें पता ही है कि इसको पावर हाउस बोलते हैं। ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा ऑक्सीजन की सहायता से एटीपी और ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल लेयर्स होते हैं उसको क्रिस्टी बोलते हैं। देखो जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, ऐसा कुछ होता है। इसकी बाहर की लेयर तो ऐसे ही होती है सिंपल, और अंदर की लेयर हमारी ऐसी होती है, ठीक है, फोल्डेड। इसीलिए ये अंदर की लेयर है वो बहुत बड़ी होती है, जिससे बहुत सारी पावर मिल सके, एटीपी जनरेट हो सके। जो ये इसमें फोल्डिंग होती है ना, इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टी। अब हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो, मतलब ये देखो इसमें ना राइबोसोम अटैच होते हैं, वो तो हमारी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं प्रोटीन की में, और स्मूथ होते हैं जिससे राइबोसोम अटैच नहीं होते, वो हमारी फैट बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। देखो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER और रव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का निर्माण करते हैं, और रफ होते हैं जो वे राइबोसोम बनाते हैं। देखो ऐसे याद करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, तो जिस पे ये ऐसे राइबोसोम अटैच है ना, ऐसे कुछ राइबोसोम अटैच होते हैं इन पे। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, मेन प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो जिन पे राइबोसोम अटैच है वो रफ हो जाएंगे, और जो विदाउट राइबोसोम के हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। तो जो स्मूथ है उनका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बनाना, और जो रव है उनका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। अब राइबोसोम है हमारा नेक्स्ट। राइबोसोम है उसका सबसे छोटा अंग है, एक तो ये याद रखना कि सेल के अंदर सबसे छोटा अंग क्या है, राइबोसोम। इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन का निर्माण करना, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। जो राइबोसोम है वो भी 2 टाइप का होता है, एक होता है 70S राइबोसोम, ये S है जो
ये यूनिट होती है इनकी, ठीक है। जैसे हमें प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन है जो अमीनो एसिड की चेन होती है बेसिकली। एक हमारे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है। तो राइबोसोम है जो उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 सब यूनिट अटैच होती हैं। ये ऊपर वाली 70S होती है और हमारी नीचे वाली है वो 80S होती है। जो 70S है ये प्रोकैरियोटिक्स में पाई जाती है, ठीक है, मतलब जो छोटी सब यूनिट है। और बड़ी है वो 80S होती है, ये है भारी होती है। वही है भाई, छोटी है वो हल्की होगी और बड़ी है वो भारी है। ये हमारी यूकैरियोट्स में पाई जाती है। एस है जो, ये क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ये हमारा एस है, ये कोफिशिएंट दिया हुआ है इसमें। अब नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। इसका नाम ही साइंटिस्ट के नाम से, देखो कैमिलियो गोल्जी ने इसका डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। यह पदार्थ का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायता करता है। मतलब मान लो प्रोटीन है, उससे वो बन गया राइबोसोम से, अब प्रोटीन को कोई ट्रांसफ़र भी तो करेगा जहाँ पे सेल में उसकी ज़रूरत होगी। तो गोल्जी अपरेटस है वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पदार्थ होते हैं उनको सहायता प्रदान करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। अब है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम है कोशिका का विभाजन करती हैं। देखो मान लो हमारी सेल डेड हो गई या कुछ इंजरी हो गई तो हमें नई सेल की ज़रूरत है। अब नई सेल कैसे बनेगी, हमारे सेंट्रोसोम है ना, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सेल है वो डेड हो गई है, अब नई बनानी है। तो ये ही डिवीज़न शुरू करती हैं। इससे ये है सेल है जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ऐसा याद करो बस। सेंट्रो मीन्स सेंटर में होता है, ये सेंटर से सेल को काटता है, ऐसे याद कर लो सेंट्रोसोम। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, वही है भाई जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं थी उनमें ये नहीं होता, तभी तो वे डिवाइड नहीं कर सकती। तो ये डिवीज़न में हेल्प करता है हमारा, जिसके कारण तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। प्लांट सेल में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। उसमें जैसे एनिमल सेल है जो, उसमें तो हमारा सेंट्रोसोम पाया जाता है और पादप कोशिका उसमें सेल प्लेट। ऐसे मान लो ये प्लांट सेल है, अगर इसमें डिवीज़न करनी है तो वो सेल प्लेट के थ्रू होगी। जैसे एक प्लेट है बीच में, उससे हमारी 2 सेल बनेंगी। अब सेंट्रोसोम की खोज है बोबेरी ने की, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सेंट्रियोसोल है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, बस ये है सेंट्रियोल्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अब इनके टाइप इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो इनके मेन कंपोनेंट है ना सेल के, जैसे लाइसोसोम, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे याद करने हैं हमको। लाइसोसोम का काम क्या होता है, ये देखिए कोशिका के अंदर है जो एंजाइम है उनको, जैसे कोई भी एंजाइम है वो डेड है या उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको ख़त्म करता है। कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो उसको नष्ट करता है। हाँ, जैसे कि मान लो कोई सेल है वो डेड हो गई है तो उसको अब ख़त्म कहाँ पे करेंगे, उसका डस्ट है जो कूड़ा बना है जो उस सेल का, तो ये सारे काम है हमारा लाइसोसोम करता है, ठीक है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती या कट जाती है, कोई कोशिका नष्ट हो जाती है, इसके आत्मघाती थैली, इसीलिए इसको हम आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग या एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है। देखो एक ये है कि आरबीसी है जो, उसका कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेनली जो सेल्स होती हैं जितनी भी, वो अगर डेड हो जाएं तो वो हमारी लाइसोसोम में जाके ख़त्म हो जाएंगी। पर आरबीसीज हैं उनमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता, तो आरबीसीज हैं उनकी लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। 120 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाएगी तो वो कहाँ पे जाएंगी, एक स्प्लीन में चली जाएंगी।
अब है लाइसोसोम, ख़त्म हो गया हमारा। अब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन है कोशिका का जो न्यूक्लियस है वो मेनली कोशिका का नियंत्रण करता है, क्योंकि न्यूक्लियस है उसी में हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस है वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, मतलब इसमें 2 मेम्ब्रेन पाएंगी। कोशिका है जो उसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है। हम सभी जो जीन्स हैं वही तो हम चलाते हैं। तो क्रोमोसोम्स है वो किससे बनते हैं? हमारे डीएनए से, और डीएनए वही हमारी बेसिक यूनिट है। इसे कोशिका का दिमाग बोलते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। तो हमें जब भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी तो कैसे बनता है? डीएनए है, डीएनए से हमारा आरएनए बनेगा, आरएनए और आरएनए से हमारा प्रोटीन बनेगा। ऐसे बनते हैं, डीएनए से आरएनए बनेगा। तो जो केंद्रक है उसमें डीएनए होता है, तो केंद्रक में 80% प्रोटीन होता है, क्योंकि उसी में हमें मेंटेन करना है ना जीन्स को, सब कुछ। अब है वैक्यूल। वैक्यूल है जैसे ये सेल हो गई, इसमें बड़ा सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल है वो प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। इसमें जल स्टोर होता है, प्लांट्स को जल की ज़रूरत होती है ज़्यादा। ये लिख रखा, जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बड़ा होता है। अब हमारा है प्लास्टिड। प्लास्टिड है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है पादपों में। ये केवल पादपों में पाया जाता है, मतलब ये एनिमल्स में एब्सेंट होता है प्लास्टिड। ये 3 प्रकार का होता है प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन पिगमेंट है। ल्यूकोप्लास्ट है वो अवर्णित, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता। और क्रोमोप्लास्ट है वो वर्णित है। जो हमें अलग अलग कलर मिलते हैं ना प्लांट्स में, वो इन्हीं प्लास्टिड के कारण मिलते हैं। क्रोमो और प्लूरो, ये याद रखना है। ये भोजन का निर्माण करता है। जो ग्रीन पिगमेंट है उन्हीं से तो हमें प्लांट्स हैं जो उनको खाना मिलता है। यह पत्ती और तने में पाया जाता है, मतलब जहाँ जहाँ पे ग्रीनरी दिखती है प्लांट्स में, एक तो जो हमारी लीव्स होती हैं उन्हें पाया जाता है, और कई छोटे प्लांट होते हैं उनका तना भी हरा होता है, तो इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ल्यूकोप्लास्ट है, इसमें हमारा भोजन इकट्ठा होता है। यह जड़ों में और फल में पाया जाता है, क्योंकि फल है वो एक भोजन ही तो है। अब जो क्रोमोप्लास्ट है वो रंग देता है। अब कौन सा क्रोमोप्लास्ट है वो कौन सा कलर देता है वो देखो। जैसे टमाटर और मिर्च है वो उसमें लाइकोपेन होता है। गाजर है वो कैरोटीन होता है। ये सारे क्रोमोप्लास्ट के टाइप हैं। चुकंदर है, इसमें बीटानोन होता है। फलों का पीला रंग होता है जेंथोफिल पिगमेंट के कारण, ठीक है। अब जंतु कोशिका है वो स्मॉल प्लांट सेल, ये तो कुछ नहीं है। अब सेल है जो उसके टाइप है। सेल है वो 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल वे होती हैं जिनमें मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, जितने भी ये सेल के कंपोनेंट है ये एब्सेंट होते हैं इनमें। और यूकैरियोटिक सेल जो हम में है या अदर एनिमल्स में होते हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। बस यही बताया इसमें। प्रोकैरियोट्स हैं जिसमें अंगक नहीं पाए जाते। कोशिका झिल्ली, राइबोसोम मिलेगा इसमें 70S का, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना। यूकैरियोट्स है वो पूरी तरह से विकसित है, इसमें 80S क्रोमोसोम मिलेंगे। इसके अंदर जो कोशिका है पादप कोशिका, उसमें सबसे बड़ा अंगक प्लास्टिड है और सबसे बड़ा है वो वैक्यूल है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। जंतु कोशिका गोल होती हैं, इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है क्रोमोसोम है।
23 जोड़े या 46, ऐसे देखो 40 है, उसका हाफ हाफ करेंगे तो 23 और 23, मतलब 23 का जोड़ा हो गया, या तो हम 40 बोल लें या 23 जोड़े बोल लें। इसकी खोज है जो वेल्डियर ने की थी, ये इम्पोर्टेंट है। क्रोमोसोम है एक, तो ह्यूमंस में 23 जोड़े होते हैं और इसकी खोज है वेल्डियर ने की थी। बस इसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं आएगा। अब इसके बाद क्रोमोसोम है, ये सेल के केंद्रक होता है जो उसमें पाया जाता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन है वो होमोजीनस और क्रोमोसोम 2, ये होमोलोगस और क्रोमोसोम 2। ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जीन है वो माता पिता के गुण पाए जाते हैं उन पर, जीन है उसको आनुवंशिकता का आधार बोला जाता है। देखो ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए है जब वो बहुत लंबा होता है, ये मान सकते हो आप एक बहुत बड़ी रस्सी है, तो जब वो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे जीन बनता है, ठीक है। डीएनए से जीन बन गया कोइल्ड हो के। अब जीन है, जीन भी फिर उसकी और कोइलिंग होती है और कोइलिंग होती है, तो ये हमारा क्रोमोसोम बन जाता है। डीएनए से जीन और जीन से हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, बस ये इसमें। और आगे दिया हुआ है, ये क्रोमोसोम दिए हुए हैं, जैसे मेल है उसमें 46 क्रोमोसोम हो गए, जीवाणु में 1 होता है, मच्छर में 6 होते हैं, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14 होते हैं हमारे, बाजरा में भी 14, गेहूँ में भी 48, सरसों में 16। गेहूँ का इम्पोर्टेंट है, देखो ह्यूमन है जो उनमें 46 होते हैं, तो 46 से 4 कम गेहूँ में होते हैं 42। प्याज में 16, नींबू में 18 मिलेंगे, मक्के में 20, टमाटर में 24, चावल में 40, मेंढक में 26। ये सभी दिए हुए हैं, इनको इतना करने की ज़रूरत नहीं, इतना तो नहीं आता। एक चिंपैंजी बंदर का याद रखना, क्योंकि ये हमारी स्पीशीज़ से क्लोज रिलेटेड है। ह्यूमंस में 46 थे ना, और इसमें हमसे 2 कम है 48, बंदर में 2 ज़्यादा हैं 48। अब हमारा डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए देखो डी से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अगर डीऑक्सी हट जाता है मतलब जो ऑक्सीजन के बिना है तो वो डीऑक्सी है, वो हमारा डीएनए कोशिकाओं के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है डीएनए, जैसे कि ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। डीएनए में फॉस्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में क्या मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है, फॉस्फोरस मिलता है हमारा। डीएनए का क्लास वर्ग ने किया था सबसे पहले, डीएनए है, पर वो उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है कि डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए के प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा था वही डीएनए। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं जो वॉटसन और क्रिक ने दिए थे, 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। एडेनिन थाइमिन होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है इसमें, देखो 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। जो एडेनिन और थाइमिन होते हैं उसमें तो एडेनिन और थाइमिन उसमें तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये फिर हमारी ऐसी यूनिट कर करके पूरा ये डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। आनुवंशिक गुण हैं जो वो डीएनए की वजह से ही आते हैं। डीएनए है अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने के लिए प्राय एनोटेशन कहते हैं, ये कुछ नहीं है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस थाइमिन होता है। डीएनए में क्या 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 जरूरी हैं। और अगर हम आरएनए की बात करें मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में भी 4 ही होते हैं, उसमें थाइमिन की जगह हमारा यूरेसिल मिलेगा।
अब आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंड होगा। आरएनए मतलब उसमें एक स्ट्रैंड होगा हमारा। एडिनिन गुआनिन साइटोसिन होता है और थाइमिन की जगह हमारा यूरेसिल होगा। एडिनिन थाइमिन की जगह हमारा यूरेसिल होगा और गुआनिन साइटोसिन ये सारे हैं डीएनए की तरह होंगे और यूरेसिल होगा इसमें थाइमिन की जगह। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए 3 तरह का होता है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अमीनो एसिड हैं जो उसकी सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड की चेन ही है।